तो बिना अपना टाइम बर्बाद किए हुए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, हम शुरुआत करते हैं द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 की। इसमें जो है मेनली 12 चैप्टर्स है। दिस एक्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 12 चैप्टर्स। सबसे इम्पोर्टेंट है 1, 2, 3, 4। बाकी हम देख लेंगे आने वाली स्लाइड्स में। ये लेबर लॉज की बुक में से मैंने फ़ोटोज़ लिया, आप देख लीजिए क्या है चैप्टर 1, चैप्टर 2। दिखने में बहुत ज़्यादा लगेगा बट इम्पॉर्टेंट चीज़ें कम है इसमें, तो उस हिसाब से हम कवर कर लेंगे। एटलीस्ट ये वाला तो हो जाए एक्ट, और बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है ये। सो लेट्स बिगिन विथ पॉजिटिव एटीट्यूड। चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी। इसमें है डेफिनेशंस। शुरुआत होती है सेक्शन 1 से, दैट इज स्कोप एंड ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट। तो लेमैन की लैंग्वेज में है ऑब्जेक्टिव पीस एंड इकोनॉमिक जस्टिस। और अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल ऑफ दिस एक्ट, जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू मेक प्रोविजन फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। और जो इसका स्कोप है वो क्या है कि इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो पूरे भारत में ये लागू होता है। इसके अलावा लेबर लॉज की बुक में अगर आप देखोगे तो नीचे दिया है अदर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो अदर ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है टू एंश्योर फेयर वेजेस, प्रिवेंशन ऑफ डिस्प्यूट्स, प्रमोशन ऑफ गुड रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, प्रिवेंशन ऑफ इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, कलेक्टिव बार्गेनिंग, रिलीफ टू वर्कमैन इन द मैटर ऑफ रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर, ले ऑफ वगैरह वगैरह। इन सब की डेफिनेशंस आगे दी हुई है। बाकी जो मेन फीचर्स है ऊपर ऊपर से देख लेने हैं बुक में से, रट्टाफिकेशन की कोई बात नहीं है। बाकी जो मेन फीचर्स इस बुक में दिए हैं उसमें सेकंड पॉइंट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखती है, वो ये है कि लिखा है एन अवार्ड शैल बी बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज टू द डिस्प्यूट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। जो भी अवार्ड होगा वो 1 साल से ज़्यादा के लिए बाइंड नहीं करेगा दोनों पार्टीज़ को जिनके बीच जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। और पॉइंट नंबर 4 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है। क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, किसी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को मैक्सिमम कितने टाइम तक के लिए पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर कर सकती है। तो उसका आंसर होगा 6 महीने, और फिर फर्दर एक्सटेंशन हो सकता है आगे 6 महीने का। बट जो पॉइंट है उसमें लिखा है इन पब्लिक इंटरेस्ट द गवर्नमेंट हैज़ पावर टू डिक्लेयर द ट्रांसपोर्ट, रेलवेज़ के अलावा जो ट्रांसपोर्ट है जैसे कि कोल, कॉटन, टेक्सटाइल, फूड स्टफ, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज टू बी अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months। और ये चीज़ पब्लिक के इंटरेस्ट में होनी चाहिए। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में शुरुआत होती है डेफिनेशंस की। ये मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले आता है सेक्शन 2A। इसमें पढ़ने की भी बात नहीं है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सबको पता है क्या होता है। स्टेट का मैटर है तो स्टेट गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो गई, सेंटर का है तो सेंटर गवर्नमेंट हो गई। फिर उसके बाद आता है, एक बार नज़र ज़रूर डाल लेनी है, जैसे सेक्शन 2A है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेक्शन 2AA है आर्बिट्रेटर की डेफिनेशन, उसमें सिर्फ ये लिखा है इट इंक्लूड्स एन एम्पायर, इम्पॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 2AAA बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, एवरेज पे की डेफिनेशन। सेक्शन 2AAA एवरेज पे। एवरेज पे क्या होता है? एवरेज पे इज द एवरेज ऑफ द वेजेस पेबल टू अ वर्कमैन। बहुत सिंपल है, पर इसमें जहाँ क्वेश्चन आता है वो आता है मेथड ऑफ कैलकुलेशन कि एवरेज पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कुछ वर्कमैन जो है उन्हें मंथली पेमेंट की जाती है, कुछ को वीकली पे किया जाता है, कुछ को डेली पे किया जाता है। तो ये रट लेना है, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि इन केस ऑफ मंथली पेड वर्कमैन एवरेज पे क्या होगा? एवरेज पे होगा जिनको हम मंथली पे कर रहे हैं, एवरेज ऑफ मंथली वेजेस पेबल इन 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ्स।
अगेन एवरेज ऑफ मंथली वेजेस पेबल इन 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ्स। जिनको हम वीकली पे करते हैं उनका क्या होगा एवरेज पे? एवरेज ऑफ वीकली वेजेस पेबल इन 4 कंप्लीट वीक्स। 4 कंप्लीट वीक्स। जिन्हें हम डेली पे कर रहे हैं उनके केस में एवरेज पे की डेफिनेशन क्या होगी? एवरेज ऑफ वेजेस फॉर 12 फुल वर्किंग डेज। तो यहाँ पे क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, अगर मंथली पेड है तो 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ्स की एवरेज, वीकली पेड वर्कमैन है तो 4 कंप्लीट वीक्स की एवरेज, और डेली पेड है तो 12 फुल वर्किंग डेज की एवरेज। फिर इसमें और एडिशन में ये दिया हुआ है कि जहाँ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द एवरेज पे, देन व्हाट इज एवरेज पे? एवरेज ऑफ वेजेस पेबल टू अ वर्कमैन ड्यूरिंग द पीरियड ही एक्चुअली वर्कड। जितना उसने एक्चुअल में काम किया होगा उस हिसाब से एवरेज पे होगी। बट क्वेश्चंस इसमें से आता है मंथली पेड, वीकली पेड और डेली पेड जो वर्कमैन है तो उनके केस में एवरेज पे क्या रहेगी। सो ये रट लेना है सेक्शन 2 AAA, आप जिस हिसाब से भी बोलो। सो या दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला आता है सेक्शन 2B। ये भी इम्पोर्टेंट ही है वैसे, बहुत ज़्यादा नहीं बट है। अवार्ड मतलब कोई फाइनल डिटर्मिनेशन कि जैसे कोर्ट बोल देता है ना इतने साल की आपको सज़ा हो गई, वो अवार्ड होता है। तो या ये सो सेक्शन 2 AAA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेक्शन 2BB बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन है, इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। व्हाट इज़ अ बैंकिंग कंपनी? सो बैंकिंग कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 5 ऑफ बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। आपको पता होना चाहिए कि बैंकिंग कंपनी एक्ट कौन से साल का है, 1949। सो बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 का सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग डिफाइंड है बैंकिंग कंपनी। इसमें किसी भी कंपनी को बैंकिंग कंपनी होने के लिए 2 कंडीशंस जो है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन ये होती है कि वो एक बैंकिंग कंपनी होनी चाहिए एज पर दी सेक्शन 5 ऑफ बैंकिंग कंपनीज एक्ट। दूसरा ये है कि इसकी ब्रांचेस मोर देन 1 स्टेट में होनी चाहिए। बस ये 2 कंडीशन है और रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा है। तो या सेक्शन 2BB बैंकिंग कंपनी। नेक्स्ट इज सेक्शन 2EE। ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कंट्रोल्ड इंडस्ट्री क्या है। तो जो डेफिनेशन दी है पहले वो मैं पढ़ लेती हूँ। एनी इंडस्ट्री इन ऑर्डर टू बी अ कंट्रोल्ड इंडस्ट्री must not only be controlled by the central government but also be declared by the Central Act to be controlled by the Union, and such control by central government must be for the public interest। इसका अगर हम सिंपल वर्ड्स में हम बखान करें तो इसका मतलब है कि इसकी 2 कंडीशंस है। सबसे पहले किसी भी इंडस्ट्री को अगर कंट्रोल्ड इंडस्ट्री होना चाहिए, सबसे पहले वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए, और सेंटर गवर्नमेंट जो है उसने किसी एक्ट के थ्रू ये डिक्लेयर किया होना चाहिए कि हाँ हमारे कंट्रोल में है। एंड कंट्रोल में क्यों है? क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में है। सो 2 कंडीशन है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आनी चाहिए, दूसरा इट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल एक्ट टू बी एन इंडस्ट्री द कंट्रोल ऑफ विच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और क्यों है? पब्लिक इंटरेस्ट में है। बस ये 2 कंडीशंस फुलफिल हुई तो इट मीन्स कि इंडस्ट्री कंट्रोल्ड इंडस्ट्री है। सो कंट्रोल्ड इंडस्ट्री की डेफिनेशन थी सेक्शन 2EE में। उसके बाद डायरेक्ट आएगा जो इम्पोर्टेंट है वो है एम्प्लॉयर की डेफिनेशन। एम्प्लॉयर की डेफिनेशन है सेक्शन 2G में। एम्प्लॉयर का हम क्या करते हैं? जी हजूरी करते हैं, जी बोलते हैं, यस सर बोलते हैं। तो वैसे आपने याद रख लेना है सेक्शन 2G एम्प्लॉयर की डेफिनेशन है। और एम्प्लॉयर मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन। सो जस्ट सेक्शन याद रखना है 2G। उसके बाद सेक्शन 2GG एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन है। जैसे हम एम्प्लॉयर को कहते हैं जी सर, हाँ जी सर, तो एग्जीक्यूटिव और बड़ा है तो डबल बार जी करेंगे। तो वैसे रट लेना है सेक्शन 2GG एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन है। 1 लाइन में इसकी डेफिनेशन है एग्जीक्यूटिव इज समवन हु मैनेजेस द अफेयर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। ठीक है, तो इसमें सिर्फ सेक्शन याद रखना है 2G एम्प्लॉयर, सेक्शन 2GG एग्जीक्यूटिव।
उसके बाद आएगा सेक्शन 2I, डेफिनेशन किसके, इंडिपेंडेंट की। आपको इंडिपेंडेंट के बारे में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ सेक्शन याद रखना है। 2I इंडिपेंडेंट, कैसे आई से इंडिपेंडेंट, आई से मतलब 2I। वैसे इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन बस ये है कि ये दो कंडीशन होती है। सबसे पहले वो अनकनेक्टेड होना चाहिए किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से जिसके बारे में चल रहा है मुद्दा, और दूसरा जिनके बीच डिस्प्यूट है वो उन इंडस्ट्रीज से भी अनकनेक्टेड होना चाहिए। तो बस इतना ही है। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री की डेफिनेशन है सेक्शन 2J में। लेबर लॉज की बुक है तो सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लो, ये इसकी डेफिनेशन नहीं आएगी एग्जाम में, जस्ट सेक्शन याद रख लेना, सेक्शन 2J। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आई है वो है सेक्शन 2K, रट लेना है सेक्शन 2K। क्यों है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये है डेफिनेशन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की। ये एक्ट ही है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। सो ये डेफिनेशन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेक्शन 2K, बहुत आ सकता है। सो व्हाट इज़ एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? किसी भी डिस्प्यूट को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होने के लिए 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहला कंडीशन या एलिमेंट ये है कि डिस्प्यूट होनी चाहिए बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स, या एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन के बीच, या वर्कमैन एंड वर्कमैन के बीच, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि ये जो डिस्प्यूट है या ये जो डिफरेंस है, इट शुड बी कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और कंडीशन ऑफ एनी लेबर ऑफ एनी पर्सन। ठीक है। थर्ड, ये जो डिस्प्यूट है मे बी इन रिलेशन टू एनी वर्कमैन, किसी भी टॉपिक, मतलब वर्कमैन से जुड़ा हुआ टॉपिक है तो उससे रिलेटेड हो सकता है, एक वर्कमैन या बहुत सारे वर्कमैन, या किसी भी दूसरे इंसान से जुड़ा हुआ हो सकता है जिसमें ये जिनके बीच डिस्प्यूट है एज ए बॉडी इंटरेस्टेड है। सो 3 कंडीशन है, डिस्प्यूट होनी चाहिए, डिस्प्यूट किससे रिलेटेड होनी चाहिए, और तीसरा ये है कि डिस्प्यूट किससे रिलेटेड होना चाहिए। सो ये 3 कंडीशन होनी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिश्ता उनके बीच में होना चाहिए। और एक और चीज़ मेंशन है इसमें कि किसी भी डिस्प्यूट को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले डिमांड रेज़ की गई हो और मैनेजमेंट ने उसे रिजेक्ट किया हो। अगर आपने डिमांड ही रेज़ नहीं की और आप एज्यूम करके बैठ गए मन में कुछ भी, तो उसे हम डिस्प्यूट नहीं बोलेंगे। सबसे पहले डिमांड होनी चाहिए जिसे रिजेक्ट किया गया हो मैनेजमेंट द्वारा, देन इट विल बी कॉल्ड अ डिस्प्यूट। इसके बाद आता है सेक्शन 2K, इंश्योरेंस कंपनी की इसमें डेफिनेशन है। इम्पॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी पता होना चाहिए क्या होता है इंश्योरेंस कंपनी। तो इसकी भी 2 ही कंडीशन है जैसे बैंकिंग कंपनी की होती थी कि ये इंश्योरेंस कंपनी होनी चाहिए एज पर सेक्शन 2 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938, एंड दूसरा मोर देन 1 स्टेट में इसकी ब्रांचेस होनी चाहिए, दैट्स इट, नॉट इम्पॉर्टेंट। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सेक्शन 2K, डेफिनेशन ऑफ ले ऑफ। जैसे सेक्शन 2K इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, वैसे ही सेक्शन 2K ले ऑफ की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ले ऑफ सिंपल टर्म्स में क्या है कि एम्प्लॉयर चाहता है कि वो एम्प्लॉय करे, ही वांट्स टू एम्प्लॉय बट ही फेल्स टू डू सो बिकॉज रीजंस आर बियॉन्ड हिज कंट्रोल। वो करना चाहता है बट वो नहीं कर पाता एम्प्लॉय क्योंकि रीजंस जो बियॉन्ड हिज कंट्रोल होते हैं, जैसे कि कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, शॉर्टेज ऑफ कोल हो गया, कुछ भी। दूसरी कंडीशन ये है कि जो वर्कमैन है जिसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, ले ऑफ हो रहा है जिसका, उसका नाम मस्टर रोल्स में होना चाहिए ऑफ हिज इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। ओके, देन द वर्कमैन मस्ट नॉट हैव बिन रीट्रेंच्ड। रीट्रेंच की डेफिनेशन आपको आगे पता चलेगी। थोड़ी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दे लेती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर कोई वर्कमैन है जिसका नाम मस्टर रोल में है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के, एंड ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ फॉर वर्क एट द एस्टेब्लिशमेंट एट द टाइम अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग आवर्स ऑन एनी डे एंड इज नॉट गिवन एम्प्लॉयमेंट बाय द एम्प्लॉयर विद इन 2 hours of his so presenting himself, then he shall be deemed to have been laid off for that day within the meaning of this clause। कि मतलब उसको बोला इस समय पे आना है बट वो आया है, उसको पर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली तो उसको लेड ऑफ माना जाएगा। ठीक है, सो वेरी इजी डेफिनेशन, सेक्शन याद होना चाहिए 2K, दैट्स इट। और ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड
एक और चीज़ है, उसमें डिफरेंस आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आई थिंक लॉकआउट या इन तीनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसी के बाद ये तो इम्पॉर्टेंट है, इसके बाद और इम्पॉर्टेंट आता है लॉकआउट की डेफिनेशन। सेक्शन 2I डेफिनेशन ऑफ लॉकआउट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब डिफरेंस समझिए, लॉकआउट में क्या होता है। लॉकआउट में ये है कि जो प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसको ही आप बंद कर देते हो, क्लोज कर देते हो, या वर्क सस्पेंड कर देते हो, या एम्प्लॉयर जो है वो रिफ्यूज़ कर देता है टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड बाय हिम। ठीक है, यहाँ मजबूरी नहीं है, वो विलिंगली ये करता है। जैसे स्ट्राइक इज़ अ वेपन इन द हैंड्स ऑफ द लेबर, वैसे ही लॉकआउट इज़ अ वेपन इन द हैंड्स ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, सो लॉकआउट इज़ the keeping of labor away from work by an employer with a view to resist their claim. So 4 ingredients रहते हैं lockout के, वो है नंबर 1 temporary closing of a place of employment by the employer, या जिसे हम बोलेंगे सस्पेंड कर दिया काम या काम नहीं दिया। ठीक है, सेकंड है कि ये जो लॉकआउट हो रहा है उसका मोटिव होना चाहिए कोअर्शन, मतलब कुछ फोर्स करवाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए वर्कमैन को। थर्ड, वो एक इंडस्ट्री होनी चाहिए एज डिफाइंड इन द एक्ट। एंड फोर्थ इज डिस्प्यूट होना चाहिए इंडस्ट्री में। सो ये 4 कंपोनेंट्स रहते हैं लॉकआउट के। सो या वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम डिफरेंस देखें लॉकआउट और ले ऑफ के बीच में, तो हमें जैसा पता है कि ले ऑफ बियॉन्ड जो कंट्रोल है एम्प्लॉयर के, वैसा रहता है कि मतलब ही वांट्स टू एम्प्लॉय बट वो कर नहीं पाता क्योंकि जो रीजंस है वो बियॉन्ड हिज कंट्रोल है। लॉकआउट में विलिंगली करता है एम्प्लॉयर, ठीक है, टू कोर्स और प्रेशराइज द लेबर। और ले ऑफ जनरली ट्रेड रीजंस की वजह से होता है, जो कंट्रोल नहीं कर पा रहा वो तो अनइंटेंशनल होता है। ठीक है, लॉकआउट का रीज़न होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, और जब तक डिस्प्यूट चल रही है लॉकआउट चलता है। ले ऑफ का डिस्प्यूट से लेना देना नहीं है, वो तो अगर कुछ कैलेमिटी आ गई या कुछ मजबूरी हो गई जिसकी वजह से एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय नहीं कर पा रहा, तो वो अलग चीज़ है। देन वैसे ही लॉकआउट और रीट्रेंचमेंट में आप डिफरेंस सुन लो। लॉकआउट टेम्पररी होता है, रीट्रेंचमेंट परमानेंट होता है। लॉकआउट में क्या होता है कि जो रिलेशनशिप होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, वो सस्पेंड होता है, ख़त्म नहीं होता। रीट्रेंचमेंट में क्योंकि परमानेंट होती है, वो रिलेशनशिप ही ख़त्म हो जाता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। लॉकआउट जो है कोर्स करने के इंटेंशन से होता है वर्कमैन को। ठीक है, रीट्रेंचमेंट का मतलब होता है कि अगर आपके पास सरप्लस लेबर हो गया, जैसे कंपनीज निकाल देती है अपने स्टाफ को, उसे रीट्रेंचमेंट कहते हैं। इसका पर्पस होता है टू डिस्पेंस विद सरप्लस लेबर। लॉकआउट होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की वजह से, वेरएज रीट्रेंचमेंट में ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं होता, कोई भी रीज़न हो सकता है। सो या इसके अलावा लॉकआउट और क्लोजर भी एक चीज़ होती है, उसके बीच का डिफरेंस है। लॉकआउट टेम्परेरी है, क्लोजर भी परमानेंट है। लॉकआउट वेपन है कोर्स करने का जो है एम्प्लॉयज़ को। क्लोजर ट्रेड रीजंस की वजह से ही होता है। लॉकआउट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की वजह से होता है, क्लोजर में ज़रूरी नहीं है कि डिस्प्यूट हो। सो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 2N याद रखना है, 2N पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। इसका सेक्शन आपको याद होना चाहिए, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस ये याद रख लेना कि कोई भी इंडस्ट्री जो फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड है, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसे पब्लिक यूटिलिटी सर्विस घोषित कर सकती है पब्लिक इंटरेस्ट में। एंड किसी भी एक बारी में 6 महीने से ज़्यादा आप नहीं एक्सटेंड कर सकते ये चीज़। मतलब फॉर 6 मंथ्स किसी भी इंडस्ट्री को आप पब्लिक यूटिलिटी सर्विस और डिक्लेयर कर सकते हो, बट एक टाइम में सिर्फ 6 महीने तक ही हो सकता है, और फर्दर एक्सटेंड हो सकता है अगले 6 महीने के लिए, बट एट एनी वन टाइम 6 महीने, ओनली 6 मंथ्स। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सेक्शन 200 रीट्रेंचमेंट। सेक्शन याद रख लेना है, इसको पहले ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कंपेयर करके, तो आपको पता ही है कि रीट्रेंचमेंट परमानेंटली होता है। इट मीन्स द टर्मिनेशन बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द सर्विसेज ऑफ अ वर्कमैन। रीज़न कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ही हो। एंड बट द टर्मिनेशन शुड नॉट बी एज अ मेजर ऑफ पनिशमेंट और बाय द वे ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन। ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिनरी एक्शन कुछ हुआ है फिर निकाला है तो उसे रीट्रेंचमेंट बोलेंगे, नहीं। जैसे कंपनीज में सरप्लस हो जाता है तब वो अपने स्टाफ को निकाल देती है, उसको रीट्रेंचमेंट कहते हैं। सो या वेरी इजी, सेक्शन 200। अच्छा, जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि रीट्रेंचमेंट और क्लोजर में अगर हम देखें डिफरेंस, क्योंकि सेम लगते हैं दोनों जो है
वर्कमैन को अफेक्ट करते हैं। तो डिफरेंस क्या है कि रिट्रेंचमेंट कुछ वर्कमैन को अफेक्ट करता है, इट अफेक्ट्स ओनली सम ऑफ द वर्कमैन, वेयर एज क्लोजर में पूरी इंडस्ट्री क्लोज हो जाती है तो अफेक्ट्स ऑल द वर्कमैन। दूसरा ये है कि रिट्रेंचमेंट में ट्रेड और बिजनेस रिमेन्स अनइंटरप्टेड, ओके, बट इन क्लोजर पूरा बिजनेस ही डिसकंटिन्यू हो जाता है। सो ये एक डिफरेंस है। इसके बाद भी एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, वो है सेक्शन 2B सेटलमेंट। थोड़ा इनसे कम इम्पॉर्टेंट है बट इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 2B सेटलमेंट की डेफिनेशन या आप पढ़ लो, मैंने इसका फ़ोटो लगाया हुआ है। सो या इट इज़ अ सेटलमेंट अराइव्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग। इसकी डेफिनेशन आपको भले ही नहीं देखनी इतनी, बट सेक्शन याद रख लेना। So it includes a written agreement between the employer and the workman arrived at otherwise than in a course of conciliation proceeding. अब आप बोलोगे कि पहले इसमें लिखा है कि सेटलमेंट अराइव्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंसिलेशन प्रोसीडिंग और दूसरे में लिखा है कि अदरवाइज देन इन अ कोर्स ऑफ कंसिलेशन प्रोसीडिंग। तो हाँ, जैसा कि नीचे मेंशन्ड है कि डेफिनेशन ऑफ सेटलमेंट दो कैटेगरीज इसमें बोली हुई है। वन, अ सेटलमेंट जो कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंसिलेशन प्रोसीडिंग आता है, और दूसरा होता है कोई रिटर्न एग्रीमेंट अगर हो जाए एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच, जो मतलब अदरवाइज देन इन अ कोर्स ऑफ कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स। सो हाँ, दोनों हो सकते हैं। सो ये आपने देख लेना है सेक्शन 2B। सो या रट लेना है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन 2Q। आप कैसे याद रखोगे? स्ट्राइक की डेफिनेशन है कि क्यों स्ट्राइक क्यों कर रहे हो। सेक्शन 2Q स्ट्राइक, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप्स की स्ट्राइक्स है, वेरी इजी है, एक बार आप देख लीजिए। सो या रटने वाला कुछ नहीं है इसमें। स्ट्राइक सबको पता ही है, सेसेशन ऑफ वर्क हो जाता है, एक कंसर्टेड रिफ्यूज़ल हो जाता है, मिलके कहते हैं वो लोग एम्प्लॉयज़ कि हम काम नहीं करेंगे। और रिफ्यूज़ल क्यों होता है? अपनी कोई बात मनवाने के लिए, ठीक है। सो इट इज़ द स्टॉपेज ऑफ वर्क बाय अ बॉडी ऑफ वर्कमैन एक्टिंग इन अ कंसर्ट और ग्रुप विद अ व्यू टू ब्रिंग प्रेशर अपॉन द एम्प्लॉयर टू कंसीड टू देयर डिमांड्स ड्यूरिंग एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो आप कॉम्पोनेंट देख लो, डिस्प्यूट है इसमें, अपनी बात मनवाने के लिए है और प्रेशराइज करवाने के लिए है। और वर्कमैन मस्ट बी एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री, ठीक है। दूसरा, सेसेशन ऑफ वर्क होना चाहिए, कंसर्टेड एफर्ट्स होने चाहिए और अपनी कोई इंडस्ट्रियल डिमांड मनवाने के लिए होना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ स्ट्राइक। क्योंकि मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी रहती है, मैं ट्राई कर रही हूँ कितना जल्दी हो सके। सो या थोड़ा सा खुद भी पढ़ लेना, बट मैं बता रही हूँ यही इंपॉर्टेंट है, ये कर लिया तो इसके अलावा नहीं आएगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में से। ये खैर फिलहाल सिर्फ चैप्टर 1 ही है। सो यहाँ बोला हुआ है कि देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ स्ट्राइक। अगर हम नॉर्मली बोले तो 3 तरीके की ही होती है। एक होता है जनरल स्ट्राइक, एक होता है स्टे इन स्ट्राइक, और थर्ड होता है गो स्लो स्ट्राइक, ठीक है। तो एक्सप्लेन किया हुआ है, पहले बताया है इन्होंने जनरल स्ट्राइक क्या होती है। तो इन्होंने बोला है कि जनरल स्ट्राइक क्या होती है, जहाँ पे जो वर्कमैन है किसी एक कॉमन कॉज के लिए साथ आते हैं और काम से दूर रहते हैं, ठीक है। सो या तो और इसी में एक पार्ट होता है टोकन स्ट्राइक, ये भी एक तरीके की जनरल स्ट्राइक होती है। सो टोकन स्ट्राइक इज़ फॉर अ डे और अ फ्यू आवर्स और फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, because main object is to draw the attention of the employer by demonstrating the cooperation of the employees. So general strike थोड़ा सा लंबा होता है for a longer period. So it is generally resorted to when employees fail to achieve their object by other means, including a token strike, जिसके बाद usually general strike होता है। अब नेक्स्ट है stay in strike, जिसको हम टूल्स डाउन स्ट्राइक या पेन्स डाउन स्ट्राइक भी कहते हैं। इसमें कुछ नहीं है, इसमें यह है कि वर्कमैन रिपोर्ट टू देयर ड्यूटीज़, ऑक्यूपाई द प्रमाइसेस बट दे डू नॉट वर्क। और इससे क्या होता है, काम नहीं चलता, बिजनेस नहीं होता। एक और चीज़ इसमें नोट करने वाली ये है कि जहाँ पे डिसमिस्ड वर्कमैन प्रमाइसेस में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम प्रमाइसेस को नहीं छोड़ेंगे, तो ये स्ट्राइक नहीं होता है, ये होता है क्रिमिनल ट्रेसपास, एंड इट इज़ अ ग्रेट थ्रेट टू द कंपनी और द इंडस्ट्री। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि रिफ्यूज़ल अंडर कॉमन अंडरस्टैंडिंग टू कंटिन्यू टू वर्क इज़ अ स्ट्राइक। अगर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग से आप काम करने के लिए रिफ्यूज़ कर रहे हो तो ये स्ट्राइक की डेफिनेशन के अंदर डेफिनेटली आएगा। सो या
नेक्स्ट इज़ गो स्लो स्ट्राइक। इसमें क्या होता है कि वर्कमैन जाते हैं काम के लिए, बट वो अपनी स्पीड इंटेंशनली बहुत स्लो कर देते हैं। इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। ये एंड इसमें ये बोला है गो स्लो स्ट्राइक इज़ नॉट एक्चुअली अ स्ट्राइक विद इन द मीनिंग ऑफ द टर्म इन द एक्ट, बट ये एक सीरियस मिसकंडक्ट है। सो या नॉट एक्चुअली अ स्ट्राइक। इसके बाद आता है सिंपैथेटिक स्ट्राइक। इसमें क्या होता है कि ये किसी के लिए, जो वर्कमैन है, कोई दूसरे वर्कमैन है, उनको सिंपैथी दिखाने के लिए, उनके साथ खड़ा होने के लिए की जाती है। मतलब अपना इसमें कुछ नहीं रहता डिमांड, बट दूसरे को सपोर्ट करने के लिए की जाती है। ठीक है, तो बेसिकली अनरिलेटेड टू देयर ओन एम्प्लॉयमेंट, बट जो दूसरे वर्कमैन हैं उनको सपोर्ट करने के लिए रहता है। इसके बाद आती है हंगर स्ट्राइक। सबको पता है, जैसे अन्ना हज़ारे जी ने भी किया था। तो इसमें क्या करते हैं कि अपने वर्क प्लेस के पास इकट्ठा हो जाते हैं और खाना पीना छोड़ देते हैं, तो ये स्ट्राइक होता है। सो ये हो गया। उसके बाद एक और आता है, वो है वर्क टू रूल। वर्क टू रूल क्या होता है, इसमें इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो वर्कमैन है रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते हैं जो वो नॉर्मली नहीं करते, कि इससे उनका काम और टेम्पो स्लो हो जाता है और इनकन्वीनियंस होती है पब्लिक को, और जो है एम्बेरसमेंट झेलनी पड़ती है एम्प्लॉयर को। सो इट इज़ नॉट एक्चुअली अ स्ट्राइक बिकॉज देर इज़ नो स्टॉपेज ऑफ वर्क एट ऑल। सो गो स्लो एंड वर्क टू रूल काइंड ऑफ स्ट्राइक नहीं है, बट इनका मीनिंग पता होना चाहिए। सो या इसके बाद आता है सेक्शन 2QQ। ट्रेड यूनियन की इसमें डेफिनेशन है, सिर्फ सेक्शन याद रख लेना, बाकी ये ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, ये भी अलग से एक एक्ट है, तो पता होना चाहिए। सेक्शन 2QQ ट्रेड यूनियंस एक्ट। इसके बाद अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस का सेक्शन पूछ सकते हैं, RA है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस का सेक्शन, और आपको इसमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो हम बोलेंगे एनी प्रैक्टिसेस स्पेसिफाइड इन द फिफ्थ स्केड्यूल, बस ये याद रखना है। सेक्शन 2RA अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस फिफ्थ स्केड्यूल, दैट्स इट। देन सेक्शन 2RR वेजेस की डेफिनेशन है। कुछ नहीं है इसमें, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सेक्शन भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हु नोज़ कभी अगर आ ही जाए, बट नॉट इम्पोर्टेंट। थोड़ा आइडिया ले लेना क्या होता है। अपनी नॉलेज के लिए थोड़ा देख लो डेफिनेशन ओवर टाइम की। 48 आवर्स से ज़्यादा किया है तो द एम्प्लॉयर हैज़ टू पे डबल द रेट ऑफ ऑर्डिनरी वेजेस फॉर द वर्क डन ओवर एंड अबव 48 आवर्स। यप, बोनस की डेफिनेशन देख लेना। कुछ नहीं होता, कैश पेमेंट होती है इन एडिशन टू वेजेस। बेसिकली दिया जाता है अगर आपने कोई गोल अचीव कर लिया तो उस पर इंसेंटिव होता है। सो बेसिकली टू जस्टिफाई एनी डिमांड फॉर बोनस, 2 कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। सबसे पहला, वेजेस कम पड़ गए फॉर द लिविंग स्टैंडर्ड। दूसरा, द इंडस्ट्री मेड ह्यूज प्रॉफिट्स ड्यू टू द जॉइंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैपिटल एंड लेबर। सो या सेक्शन 2S याद रख लेना है क्योंकि वर्कमैन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2S, और वर्कमैन के बारे में थोड़ा आप आइडिया ले लेना। कुछ नहीं, वर्कमैन मीन्स एनी पर्सन employed in any industry to do any manual, unskilled, skilled, technical, operational, clerical type of work. So ये रहता है। So section 2S। बदली वर्कमैन की डेफिनेशन देख लेना, इंपॉर्टेंट है। बदली वर्कमैन मीन्स अ वर्कमैन हु इज एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इन प्लेस ऑफ अनदर वर्कमैन हुज नेम इज born on the muster rolls of the establishment, but ceases to be regarded as badli workman if he has completed 1 year of continuous service in the establishment. बदली वर्कमैन वो वर्कमैन होता है जो किसी ऐसे वर्कमैन की जगह लगाओ जिसका नाम मस्टर रोल में है उस इंडस्ट्री के, बट अगर 1 साल तक वो काम कर लेता है तो उसको बदली वर्कमैन नहीं बोलेंगे, उसे नॉर्मल वर्कमैन बोलने लग जाएंगे। जो है वो अपनी नॉलेज के लिए थोड़ा देख लेना। इसमें ये बोला कि किसी को अगर आपने मतलब किसी एम्प्लॉयर ने किसी एम्प्लॉय को डिस्चार्ज, डिसमिस, रिट्रेंच या वैसे टर्मिनेट किया है तो उस वजह से कोई डिस्प्यूट हो तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहलाती है। सो या सिर्फ नॉलेज के लिए आप देख लेना। सो यहाँ होता है हमारा चैप्टर 1 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 ख़त्म। नेक्स्ट चैप्टर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एग्ज़ाम में
आ जाएगा, मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर है अथॉरिटीज़ अंडर दिस एक्ट। जब तक वो वीडियो नहीं आती आप इन टॉपिक को, इन सेक्शन को नोटबुक में लिख लो, रिवाइज करते रहो। एटलीस्ट अगर बहुत सारे एक्ट्स नहीं पढ़े हैं तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ही पढ़ के चले जाना। तो या इसे आप इन्हीं सेक्शन को सिर्फ मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करना एग्ज़ाम तक, एंड यू आर गुड टू गो। थैंक यू। जाने से पहले एक और बार अ क्विक रिमाइंडर फॉर एवरीवन, और ये हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियाँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हाँ, कभी अगर आपको लो फील हो तो दंगल मूवी का टाइटल ट्रैक दंगल ज़रूर सुनना, यू फील मोटिवेटेड और थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।